नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारे चैनल पर यूपी टेट सुपर टेट की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। हिंदी की क्लासेज आपकी चल रही हैं, सीडीपी की क्लासेज चल रही हैं। आज से आपकी मैं एसएसटी की भी क्लासेज स्टार्ट करूंगा, जिसमें यूपी टेट एसएसटी के भी सिलेबस लेके कवर करूंगा। सुपर टेट में जो एसएसटी के आपका सिलेबस है, यानी आपका 30 नंबर में यूपी जीके हो गया, उसकी भी मैं पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2-3 साल करवा देता हूं। 2-3 का मतलब यूपी टेट के पेपर कुछ साल करवा देता हूं, और सुपर टेट के जो 2018-19 में पेपर हुए थे, दोनों 68,500 वाला और एक दूसरा 69,000 वाला पेपर, तो उन दोनों को करवा दूंगा। तो आप लोग देखेंगे प्रश्न कैसे बनता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी की चौथी क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेज, यानी सहसावस्था में संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है, बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है। तो आप सबको पता ही होगा, पियाजे का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सीटेट में आप लोग पढ़ चुके होंगे, पर सीटेट में जो पियाजे हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे हम लोग मेमोरी बेस्ड पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूछा जाता है कि सब उन्होंने 4 स्टेटेज दी थी और 4 स्टेटेज में किस अवस्था में कैसा गुण पाया जाता था। वहाँ पे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और उनकी अवस्थाओं का समय कितना था। लेकिन यहाँ पे आपको पियाजे का सिद्धांत पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन पियाजे में 4 अवस्थाओं में कई उप अवस्थाएँ भी दी है इन्होंने, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। और इसमें इन्होंने बताया है कि हर अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, यानी संज्ञानात्मक विकास सहसावस्था में कैसा होता है, बाल्यावस्था में कैसा होता है, किशोरावस्था में कैसा होता है। तो यहाँ पे वहाँ पे पियाजे आपको मेमोरी बेस्ड पढ़ना पड़ता था, समझ आधारित था, पर यहाँ पे पियाजे आपको रटना पड़ेगा, यहाँ पे थ्योरी बेस्ड रहता है। तो इसलिए मैं पहले आपको सीटेट वाले पियाजे के बारे में कुछ पढ़ा दूंगा, यानी आपको पियाजे के बारे में मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने 4 अवस्थाएँ दी थी: संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑप्शनल मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट ऑप्शनल मोटर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। यही चारों अवस्थाओं से सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, लेकिन आपको यूपी टेट में आपको थ्योरी बेस्ड पूछा जाता है, क्योंकि देखिए इसमें संवेदी पेशी अवस्था के बारे में इन्होंने बताया, फिर उसके बाद इन्होंने उसको 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। 6 उस अवस्थाओं के बारे में बात करें तो आपकी सहज क्रियाओं की अवस्था हो गई, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था हो गई, उसके बाद गौण वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था हो गई। ऐसे करके आपको पढ़ेंगे कई अवस्थाएं, से पाक संज्ञात्मक में अवधि दी गई है, यानी इसमें आपको कई चीज़ें और पढ़नी पड़ेगी। आप लोग सीटेट में तो सिर्फ पियाजे की चारों थ्योरी को पढ़ लेते थे, 4 अवस्थाओं में क्या क्या किसमें दिया गया था, किसमें शारीरिक विकास हुआ था, तो आपका काम चल जाता था। पर इसमें आपको रटना पड़ेगा, इसमें आपको थ्योरी बेस्ड प्रश्न रहेंगे। पहले मैं आपको जिन पियाजे के चारों अवस्थाओं के बारे में बता दूं, उसमें किस अवस्था में क्या होता है, चलिए उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद उनकी उप अवस्थाओं के बारे में पढ़ लेंगे। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास की हम लोग बात करें, इस पर पियाजे ने अपना एक सिद्धांत दिया था। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे, और इनका मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता अर्थात बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तु के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या कहा है कि जैसे जैसे बच्चे परिपक्व होते जाते हैं, जैसे जैसे उनके अंदर मैच्योरिटी आती जाती है, वैसे वैसे वो विभिन्न चीज़ों के बारे में अपनी कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं कि यह चीज़ क्या है, पेड़ का जो पत्तियाँ होती हैं ये हरी क्यों होती हैं, या फिर कोई चीज़ कैसे होती है, नल से पानी कैसे निकलता है। तो ये विभिन्न चीज़ों से पेड़ जीवित कैसे रहते हैं, पेड़ से हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संचरण है ये कैसे होता है। तो जैसे जैसे आप मेच्योर होंगे, वैसे वैसे आप वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं। आगे इनका मानना था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। मतलब इनका क्या कहना था कि बच्चे की जो थिंकिंग होती है वह उतनी ही, मतलब अगर आप जितना सोच रहे हैं, आप मान लीजिए, मतलब अगर मैं इसको सिर्फ उदाहरण के रूप में लीजिएगा, अगर आप एक वयस्क है वो 24 घंटे में मान लीजिए 15 घंटे सोच रहा है, वो सोच रहा है, तो बच्चा भी उतने ही घंटे, मान लीजिए, मतलब ये उदाहरण के रूप में ही लीजिएगा, बच्चा भी उतना ही सोचता है। हाँ, उसके सोचने का तरीका कुछ अलग है, क्योंकि जो वयस्क है वो अपने जॉब के बारे में सोच रहा होगा, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होगा, और जो बच्चा है अपने खाने पीने के बारे में सोच रहा होगा, खेलने के बारे में सोच रहा होगा, अपने होमवर्क के बारे में सोच रहा होगा जो उसको स्कूल क्लास में मिला होगा। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि दोनों के थिंकिंग का मतलब सोचने की क्वांटिटी उतनी ही होती है, लेकिन जो इनकी क्वांटिटी है वो उतनी ही होती है, लेकिन इनके सोचने का प्रकार अलग होता है, क्योंकि सोचने की चीज़ें अलग होती हैं, सोचने का
इनके तरीका वही होता है लेकिन सोचने की चीज़ें अलग होती हैं। तो वही बताया गया है कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। प्रकार में अलग होती है, क्या सोचते हैं वो अलग होता है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो प्रश्न बनता है किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं? तो वो पियाजे ने कहा है। अर्थात ये संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं, मतलब ये संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं ही करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बच्चा है, अगर आप एक गिलास में गर्म पानी रखें तो आप उसे बार बार बताएंगे कि ये गर्म पानी है, इसको मत छूना, तो वो ज़बरदस्त जानबूझकर छुएगा। लेकिन एक बार जब वो छू लेगा तो उसे पता चल जाएगा इसमें गर्म पानी है, तो दोबारा वो उसको छूने से बचता है, क्योंकि वो उसने खुद ज्ञान का निर्माण कर लिया है कि गर्म पानी छूने से मेरा हाथ जल जाएगा। तो पियाजे ने यही बताया है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संचार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट देखते हैं। पहला क्या है? अनुकूलन। पहला क्या है? अनुकूलन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है, और इसकी दो प्रक्रिया होती है। मतलब वातावरण के अनुसार जो अपने आप को ढाल लेते हैं वो अनुकूलन कहलाता है, और इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आत्मसातकरण, मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। मतलब क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे कि साइकिल चलाने का ज्ञान बाइक चलाने में मदद कर दे तो वो क्या है? पूर्व ज्ञान था, और नए ज्ञान से हमने जोड़ लिया है, कुछ नई चीज़ें सीख ली, तो वो क्या है? आत्मसातकरण है। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसातकरण कहलाता है। अगला है समायोजन। क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। मतलब कि अगर मैं इन दोनों का एक बहुत अच्छा डिफ्रेंशिएट करने का उदाहरण है जो मैं बहुत बार इसको बता चुका हूँ, आप पिछली क्लासेस देखे होंगे कि आत्मसातकरण क्या होता है। आत्मसातकरण होता है, मान लीजिए आप अपने बच्चे को बता रहे हैं, आप पेरेंट्स से आप अपने बच्चे को बता रहे हैं कि ये देखो कोई चीज़ उड़ रही है। अगर वो पूछेगा कि ये क्या उड़ रहा है तो आप बताएंगे कि पतंग है, ये उड़ रही है, ठीक है। या फिर आपने बता दिया कि ये चिड़िया उड़ रही है। उसके बाद दूसरे दिन बच्चा देखता है कि पतंग कोई उड़ा रहा है, तो वो देखेगा कि पतंग भी आसमान में उड़ रही है, तो वो सोचेगा ये भी चिड़िया है, तो पतंग को चिड़िया समझेगा। तो उसने पूर्व ज्ञान को भी अपने अंदर जोड़ लिया और नए ज्ञान को भी जोड़ लिया और आत्मसातकरण कर लिया, तो यही आत्मसातकरण कहलाता है। लेकिन समायोजन क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना और वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही समायोजन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आप दूसरे दिन आपने क्या किया कि आप अपने बच्चे को पार्क में ले गए और बच्चे ने पूछा कि ये क्या है, तो आपने बताया कि ये सफ़ेद रंग का कुत्ता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन वो फिर गया, फिर उसने सफ़ेद रंग की एक बिल्ली भी देख ली। तो जब उसने पूछा कि ये क्या है तो उसको पता चला कि ये बिल्ली है। तब उसने अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि नहीं, जो चार पैर वाले छोटे जानवर हैं सफ़ेद रंग के हैं। सिर्फ सफ़ेद रंग के कुत्ते ही नहीं होते, बिल्लियाँ भी हो सकती हैं। मतलब सफ़ेद रंग का एक जानवर है तो वो सिर्फ कुत्ता ही नहीं, बिल्ली भी हो सकता है। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठा लिया, थोड़ा सा परिवर्तन किया, तो ये क्या है? समायोजन कहलाता है। आशा करता हूँ कि आप आत्मसातकरण और समायोजन समझ आया होगा। साम्य धारण या संतुलन क्या होता है? इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। इसके द्वारा बच्चा क्या करता है? आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम कर देता है। तो ये इक्विलिब्रेशन होता है। आगे देखते हैं स्कीमा क्या होता है। स्कीमा देख लेते हैं। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। मतलब मानव क्या करता है कि जो भी चीज़ें अपने माइंड में स्टोर करता जाता है वही स्कीमा होती है। तो स्कीमा होता क्या है? मानव अपने दिमाग में जो चीज़ें स्टोर करता जाता है वो स्कीमा कहलाती हैं, यही स्कीमा होती है। और जो किसी विषय के प्रति अपना धारणा बना लेता है तो वही स्कीमा होती है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्यों हो रही है, ये सब चीज़ें। मतलब आप सिंपल शब्दों में कहा जाए कि मानव अपने मस्तिष्क में जो कुछ भी स्टोर करता है पियाजे के अनुसार वो स्कीमा है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संगठनात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, थोड़ा सा इसमें बदलाव करना, ये सब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान रखिएगा, स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना क्या है? स्कीमाओं का संगठन होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना ही संगठन होता है। आगे देखते हैं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी। प्रश्न बनता है कि पियाजे ने अपने थ्योरी में कितनी अवस्थाएं दी है, कितने स्टेजेस? तो 4 दी हैं। पहला कौन सा है? सेंसरी मोटर है। पहला कौन सा है? सेंसरी मोटर है, जो कि 0 से 2 वर्ष होता है। पहला कौन सा है? सेंसरी मोटर, 0 से 2 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। मतलब इस अवस्था में क्या होता है? 0 से 2 वर्ष में बच्चा जो कुछ भी सीखता है
अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे कि पहला उदाहरण मैंने अभी शुरू क्लास में दिया कि गर्म पानी को छू के सीखते पता चलेगा कि ये गर्म है पानी। चीज़ों को छू के देखता है या फिर देख कर या फिर महसूस करके या फिर उसको स्मेल करके, तो बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं उसको उसके माध्यम से ही सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है और इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व अर्थात ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बना लेता है और जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। तो मतलब इसमें बच्चा चीज़ों को, अगर आप उसको बोलेंगे, अगर आप उसको एक बार बता देंगे कि ये मेरी बाइक की चाबी है, तो वो अपने दिमाग में बैठा लेगा कि ये बाइक की चाबी है। उसके बाद जब आप मान लीजिए आपकी बाइक की चाबी वो बच्चा कहीं देखा रहेगा तो वो ला के दे देगा कि पापा आपकी बाइक की चाबी है या आपकी बाइक की चाबी है। तो मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाएगा। अगर किसी वस्तु को आप बता देंगे कि ये चीज़ है, तो वो उसको अपने मस्तिष्क में बैठा लेता है और छिपी हुई वस्तु को फिर वह ढूंढ लेगा। अब दूसरा स्टेज इसमें होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष होती है। इसको काट लीजिएगा, 2 से 7 वर्ष होती है, ध्यान रखिएगा। 2 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चों में होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। या क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है, मतलब पूर्व संक्रिया, मतलब इसमें शब्द में ही लगा है पूर्व संक्रिया, मतलब क्रिया करने से, कुछ काम करने से पहले की अवस्था। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। तो इसमें यही बताया जाता है कि आने वाली चीज़ों को से देख लेता है, समझ लेता है, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता, उससे संतुलन नहीं बैठा पाता है। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है और इसमें प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। मतलब कि अगर आप उसको बोलेंगे कि साइकिल ये शब्द है, तो उसके दिमाग में एक साइकिल की इमेज बन जाएगी, तो साइकिल ऐसी होती है। अगर आप उसको बोलेंगे ये पेड़ है, तो पेड़ की इमेज बन जाएगी कि पेड़ क्या होता है, तो वो पेड़ की इमेज उसके माइंड में बन जाती है और सिंबल्स का यूज करने में वो निपुण हो जाता है। इसमें गोल नहीं, ये गोल्ड नहीं होगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है। इसमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है, मतलब बच्चे का जो लक्ष्य होता है उसी के अनुसार वह व्यवहार करता है। अगर उसे भूख लगी है तो उसको कैसे भी करके उस भूख को अपनी मिटाना ही है, वो फिर उसके दिमाग में सिर्फ भूख ही चलती है, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। मतलब उसका जो गोल होगा, अगर उसको प्यास आई है तो वो प्यास के लिए ही सारी क्रियाएँ करेगा, उस प्यास के लिए ही, जब तक उसको पानी नहीं मिल जाएगा तब तक वो क्रियाएँ करता रहता है। और यही गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, मतलब एक गोल हो और उसी के अनुसार, उसी के लिए आप बिहेवियर कर रहे हैं, अपना बिहेव कर रहे हैं उसी के अनुसार, यही है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बच्चों में ये इस अवस्था में आती है, किसमें, प्री ऑपरेशनल में। तो अगर आप देख रहे हैं तो सेंसरी मोटर में पूछा जाएगा तो 2 चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखा जाता है। और अभी तक पूर्व संक्रियात्मक में 2 चीज़ें देख लिए हैं, सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। जीववाद का गुण इसमें होता है, मतलब एनिमिनिज्म होता है, मतलब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। तो प्रश्न बनेगा कि एक बच्ची है, वो डॉल को रियल मान रही है और डॉल के साथ ही खेल रही है, तो वो किस अवस्था में है? तो वो किस अवस्था में है? वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगी ना, क्योंकि वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाती है, डॉल के साथ ही खेलती है, बोलती है ये मेरी बहन है या फिर ये मेरा भाई है, ऐसे ही वो खेलती रहती है। बच्चा इसमें एगोसेंट्रिज्म होता है, मतलब बच्चा यही सोचता है कि जो वो कर रहा है, जो वह सोच रहा है वह सब ठीक है। मतलब अगर सोचेगा कि अगर मुझे फ्रूटी पसंद है, मुझे माजा नहीं पसंद है, तो सबको फ्रूटी ही पसंद होना चाहिए या फिर सबको स्प्राइट किसी को नहीं पसंद होना चाहिए। अगर मुझे एक चॉकलेट पसंद है तो किसी को वनीला पसंद नहीं होना चाहिए। तो यही है ईगोसेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है कि बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है वही सही है, जो वह सोच रहा है वह सही है और सारी चीज़ें गलत हैं। तो इसमें वही एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर मुझे आइसक्रीम पसंद है तो सबको आइसक्रीम पसंद होनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसको आइसक्रीम ना पसंद हो। तो यही गोल क्या है, ये ईगोसेंट्रिज्म है। तो इसमें कौन कौन से गुण आते हैं? इसमें सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है, जीववाद मतलब सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, और ईगोसेंट्रिज्म अर्थात अहम केंद्रित होता है। अपलटाववादी का गुण इसमें नहीं होता, मतलब कि बच्चा क्या होता है कि संख्याओं को, वस्तुओं को और समस्याओं को पलट नहीं सकता। मतलब 4 + 6 10 है तो 6 + 4 10 नहीं बता सकता। 4 + 6 अगर 10 है तो 6 + 4 वह 10 नहीं, या फिर 10 = 4 + 6 नहीं कर सकता। अपलटाववादी का गुण इसमें नहीं आता है। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण आदि की योग्यता की कमी इस अवस्था में होती है। मतलब मुद्रा संप्रत्यय, मतलब अगर आप एक बच्चे को, मान लीजिए एक बच्चे को एक बॉक्स है, उसमें सिक्का भरा है, ठीक है, उसमें मान लीजिए 50 सिक्के भरे हैं 1-1 रुपए के, और एक आप उसको 100 रुपए की नोट देंगे, तो बच्चा 50 रुपए का सिक्का वाला डब्बा ही चुनेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये ज़्यादा पैसा है। आप उसे 1 रुपये ही दे रहे हैं, वो 100 की नोट को 1 रुपये समझेगा। तो मुद्रा का गुण नहीं होता, दूरी का भी उसे गुण नहीं होता, भार का भी गुण नहीं होगा। मतलब अगर उसे एक तरफ छोटा पत्थर दिखा देंगे और एक तरफ रुई का गट्ठा दिखा देंगे बड़ी जो रखी है, और पूछेंगे कौन सा भारी है, तो वो क्या चुनेगा? वो रुई को चुनेगा, क्योंकि वो ज़्यादा दिख रही है। तो उसमें भार का भी गुण नहीं होता, ऊंचाई भी वो नहीं समझ पाता है, और क्रम निर्धारण की भी योग्यता नहीं होती।
मतलब आप मान लीजिए कि चीज़ों को असेंडिंग करने या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने को कहेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये सब गुण इसमें नहीं होते हैं। केंद्रीकरण का गुण इसमें होता है, मतलब एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ही ध्यान दे पाता है। तो सेंट्रेशन क्या होगा, अगर आप देखे होंगे कि अगर आपका बच्चा मोबाइल चला रहा है, उसके बाद आप उसको कई बार बुलाएंगे कि आके आप ये चीज़ कर लीजिए, आप खाना खा लो, तो वो नहीं सुनता है। ऐसा कोई वो जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रेशन का गुण होता है। मतलब वह एक समय पर केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाता है, एक ही चीज़ों पर ही ध्यान दे पाता है, यही सेंट्रेशन का गुण होता है। और ये प्री अपनेशनल स्टेज में होती है। संरक्षण का गुण क्या होता है, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। तो मतलब बच्चा क्या हो, बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। मान लीजिए एक लंबी गिलास है, ठीक है, उसमें 1 लीटर पानी है, और एक छोटी गिलास है पर चौड़ी गिलास है, उसमें भी 1 लीटर पानी है, लेकिन बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि दोनों में उतना ही पानी है। बच्चा किसको ज़्यादा समझेगा, बच्चा जिसमें ज़्यादा ऊपर तक पानी दिख रहा होगा उसको ही ज़्यादा समझेगा। यही संरक्षण का गुण होता है, और ये बच्चों में इस अवस्था में नहीं होता है। क्रमबद्धता क्या होती है, इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। तो भाई ऊपर चीज़ जो बताई गई है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना बच्चा नहीं सीख पाता है। तो अब प्रश्न बनता है कि इस अवस्था में क्या क्या बच्चा आता है, बच्चों को क्या क्या आता है। सिंबल्स का यूज करना आ जाता है। दूसरा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर उसके अंदर होता है। तीसरी चीज़ ईगोसेंट्रिज्म होता है, बाकी कोई चीज़ें नहीं आती है। अगर इसमें से पूछ लेगा कि जीववाद मतलब सजीव और निर्जीव में अंतर कब करता है, तो तीसरी अवस्था में आ जाएगा। पूछ लेगा अपलटावादी का गुण कब आएगा, तीसरी अवस्था में आ जाएगा। मुद्रा संप्रत्यय का गुण तीसरी अवस्था में। दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण आदि की योग्यता का कॉन्सेप्ट का गुण तीसरी अवस्था में ही आएगा। केंद्रीकरण का गुण, केंद्रीकरण तो सॉरी इसमें ही होता है कि एक समय पे एक ही विशेषता पे ध्यान दे पाता है। संरक्षण और क्रमबद्धता का गुण किस में आएगा, वो भी तीसरी अवस्था में आएगा। तो अब तीसरी अवस्था देख लेते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन कर सकता है। मतलब जो चीज़ों को वो देखता है उस पर चिंतन कर सकता है, मतलब मूर्त रूप से चिंतन कर सकता है। अमूर्त चिंतन का गुण इसमें नहीं होता, मतलब जिन चीज़ों को नहीं देखता है उसके बारे में वो चिंतन नहीं कर सकता है। इस अवस्था में अपलटावादी का गुण, जीववाद का गुण, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। तो वही मैं बताया कि ऊपर सेकंड में जो चीज़ें नहीं आती हैं, 2-3 ही चीज़ें तो आती है। एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है, सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है, और क्या आता है उसमें सीरिएशन भी नहीं आता। संरक्षण का गुण सॉरी उसमें और एक गुण क्या था, केंद्रीकरण का गुण होता है। बाकी सारी चीज़ें तो उसके पास नहीं होती हैं। बाकी ईगोसेंट्रिज्म होता है, 4 चीज़ें हैं, और बाकी सब किस में आता है, इसमें आ जाता है। अब देखते हैं इसमें आगमनात्मक तर्कणा, अर्थात यह भी इसी अवस्था में आता है। मतलब हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो होती है वो इसी अवस्था में आती है। मतलब बच्चा जो चीज़ें देखता है उसके उदाहरण के ऊपर तर्क करने लगता है। मतलब बच्चा देखी हुई चीज़ों पे तर्क करने लगता है। निगमनात्मक तर्कणा नहीं आता, नियम से उदाहरण नहीं बना पाता, लेकिन उदाहरण के ऊपर तर्क करना लगता है। तो उदाहरण के अनुसार तर्क करने लगता है। उदाहरण दिया गया है जैसे कि पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर करे क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो बच्चा इसमें प्रश्न बनने लगे, वो उदाहरण के रूप में विभिन्न चीज़ें में प्रश्न वो करने लगता है। और आगमनात्मक तर्कणा का गुण किस में आता है, इसी में आ जाता है। चौथा स्टेज क्या होता है, औपचारिक संक्रियात्मक, जो कि 11 से 15 वर्ष होता है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसको कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप इंग्लिश के टर्म ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी के टर्म के नाम बार बार बदल दिए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के टर्म के नाम वही रहेंगे। तो आप फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल और ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, ये सब चीज़ें ज़्यादा याद रखिएगा। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है, यह ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, मतलब अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। और कैसे करता है, मतलब जो चीज़ें नहीं देखता उस पर भी तर्क करने लगता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, पेड़ की पत्तियां हरी क्यों हैं, तो ये अमूर्त चिंतन हो जाएगा। निगमनात्मक तर्कणा क्या होती है, बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है कि a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab ही क्यों है, या फिर ट्रायंगल का एरिया जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही क्यों है। तो नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। थर्ड अवस्था में क्या है कि उदाहरण के अनुसार तर्क करने लगता है, उदाहरण के अनुसार ही तर्क करता है, मतलब उदाहरण के ऊपर ही तर्क कर सकता है, लेकिन इसमें नियमों के अनुसार भी तर्क करने लगता है। अब हमारा आज का आखिरी टॉपिक इसमें है कि पियाजे के सिद्धांत की आलोचना क्या की गई है। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। तो इसमें पहली आलोचना यही की गई है कि इन्होंने क्या कहा है कि जो सीखने का क्रम है बच्चों में, वो किसी भी बच्चे में वो नहीं बदल सकता। मतलब कि अगर मैंने बताया है कि अपलटाववादी का गुण दूसरी अवस्था में नहीं आता है, तो बच्चे को वो नहीं आ सकता चाहे जैसा ही परिवेश दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर बच्चे को अच्छा परिवेश दिया जाए
तो वो उसके अंदर जीववाद का भी गुण जल्दी आ जाता है। तो उसके अंदर बाकी चीज़ें भी, जो चीज़ें इस अवस्था में नहीं आती, मुद्रा संप्रत्यय का गुण भी आ सकता है। तो इसमें इन्होंने बताया कि मुद्रा संप्रत्यय का गुण किस में आता है, 7 से 11 वर्ष में आता है। लेकिन अगर आपको अच्छा व्यवहार आप करेंगे, अच्छा माहौल देंगे, अच्छा वातावरण देंगे, तो ये सब गुण आ सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि मैंने जिस प्रकार क्रम बताया, मैंने जो चरण बताए हैं उसी क्रम के अनुसार ही चेंज होंगे। लेकिन अच्छा वातावरण देने पे ये सब चीज़ें बदल भी सकती हैं और बच्चा सीख भी सकता है। ठीक, तो संवेदी पेशी अवस्था जो होती है, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ही था सीटेट में कैसे पूछा जाता था, यहाँ पे भी इसमें भी समझ लेते हैं फिर से एक बार। जन्म से 2 वर्ष तक बालक का संज्ञानात्मक विकास निम्न रूप से होता है। इस आयु के बच्चे अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं, इंद्रियों द्वारा अपना प्राथमिक अनुभव करते हैं। इस अवस्था को पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं यानी सब स्टेजेज में बांटा है। तो पहली कौन सी है, सहज क्रियाओं की अवस्था यानी स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। तो यह अवस्था होती है जो जन्म से 30 वर्ष तक होती है। इसमें शिशु केवल सहज क्रिया करता है। इसमें वस्तु को लेकर, मुंह से लेकर चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। जो सहज क्रियाओं की अवस्था होती है, इस अवस्था जन्म से 30 दिन तक होती है। इसमें शिशु केवल सहज क्रिया करता है। इसमें वस्तु को लेकर, मुंह में से लेकर चूसने की क्रिया सबसे अधिक होती है। उसके बाद आता है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, जिसको हम लोग स्टेज ऑफ सर्कुलर रिएक्शन प्राइमरी भी बोलते हैं। 1 माह से 4 माह के बच्चों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक होती हैं, उनकी अनुभूतियों के आधार पर परिवर्तित होती हैं, दोहराई जाती हैं और समन्वित होती हैं। उसके बाद आता है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में 4 माह से 6 माह की होती है। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वह वस्तुओं को स्पर्श करने व इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं। वे ऐसी भी अनुक्रियाएं करते हैं जिन्हें उन्हें सुख मिलता है। इस अवस्था में 4 से 6 माह होती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने व इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं। वे ऐसी भी अनुक्रियाएं करते हैं जिनमें उन्हें सुख मिलता है। उसके बाद आता है गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था। यह अवस्था 8 से 12 माह तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु जो होते हैं उद्देश्य, गोल और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं और बड़ों का अनुकरण करने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में 8 से 12 माह की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु उद्देश्य यानी गोल और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं और बड़ों का अनुकरण करने लगते हैं। उसके बाद आती है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था की समय अवधि होती है 12 से 18 माह की। इसमें बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न और भूल द्वारा सीखते हैं व जानते हैं। तो यह अवस्था में जो होती है 12 से 18 माह की होती है। इसमें बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न और भूल द्वारा सीखते व जानते हैं। उसके बाद आता है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। यह अवस्था 18 से 24 माह की अवस्था होती है। इस अवस्था में देखी हुई वस्तु की अनुपस्थिति में उसके अस्तित्व को समझने लगता है। उसके बाद आती है पाक संक्रियात्मक अवस्था। क्या आती है आपकी, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें क्या होता है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से 2 से 7 वर्ष की अवस्था को इन्होंने 2 उप अवस्थाओं में बांटा है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से 2 से 7 वर्ष की अवस्था को इन्होंने 2 उप अवस्थाओं में बांटा है। एक होता है पाक संक्रियात्मक अवधि। यह अवधि 2 से 4 वर्ष की होती है। इसमें इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं अपने इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। ये सब अनुकरण व खेल द्वारा होता है। तो पाक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है यह अवधि 2 से 4 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं और प्राणियों शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। ये सब अनुकरण के व खेल के द्वारा होता है। पियाजे के अनुसार 4 वर्ष की अवस्था जो होती है बच्चे में सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में लेते हैं। तो पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में लेते हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरा बांटा था अंतर्दर्शी अवस्था। यह अवस्था 4 से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक जो होता है भाषा सीखने लगता है, चिंतन व तर्क करने लगता है, परंतु उसके तर्क चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालकों में मूर्त प्रत्ययों के साथ साथ अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण होने लगता है। तो यह अवस्था जो होती है 4 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है, चिंतन व तर्क करने लगता है, परंतु इसके तर्क व चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालकों में मूर्त प्रत्ययों के साथ साथ अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण होने लगता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था देख लेते हैं। तो पियाजे ने इसे 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी होते हैं। बच्चों में तर्क व समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं, परंतु अमूर्त समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध व वर्गीकृत करते हैं।
या करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है। उसके बाद आता है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने की अवस्था होती है। इस अवस्था में 12 वर्ष का होते होते बालक का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है, उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, उनके अनुभव बढ़ते हैं, वैसे उनकी समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। जिसे पियाजे ने संपत्ति चिंतन की संज्ञा दी है। पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों यानी सिंबॉलिक वर्ड रूपों उपमानों को आशय समझने लगते हैं व अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करने लगते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था, हाँ, लेकिन इसको अभी एक बार हम लोग फिर से रिविजन कर लेते हैं। पियाजे के अनुसार प्रत्यय निर्माण की यह क्रिया जो होती है अनवरत रूप से जीवन भर चलती रहती है, जिसका प्रकार व स्तर उसकी शिक्षा व अनुभव पर निर्भर करता है। विभिन्न अवस्थाओं में हम लोग संवेगात्मक विकास की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास की बात की जाए तो संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास व उन्नति के लिए आवश्यक होता है। यह विकास मानव जीवन को बहुत प्रभावित करता है और उसी से उसके अस्तित्व का निर्माण में सहायता मिलती है। जब व्यक्ति अपने संवेगों जैसे भय, क्रोध, प्रेम आदि का सही प्रकाशन करना सीख लेता है तो उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। तो जब व्यक्ति अपने संवेग जैसे भय, क्रोध, प्रेम आदि का सही प्रकाशन करना सीख लेता है उसे हम लोग संवेगात्मक विकास कहते हैं। संवेगात्मक विकास आप लोग समझ गए होंगे। जब व्यक्ति अपने संवेग, उनका संवेग जैसे भय, क्रोध, प्रेम आदि का सही प्रकाशन करना सीख लेता है तो उसे हम लोग संवेगात्मक विकास कहते हैं। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास की बात की जाए तो शिशुओं का संवेगात्मक विकास धीरे धीरे अस्पष्टता की ओर होता है। विशिष्ट संवेग मन गति के स्वभाव के साथ जुड़ता रहता है। शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास में तीव्रता होती है। शिशु के संवेगात्मक विकास को हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे, जन्म के समय संवेग का प्रकार बच्चों में उत्तेजना होती है। 1 माह के बच्चे में पीड़ा आनंद होता है। 3 माह के बच्चे में क्रोध होता है। 4 माह के बच्चे में परेशानी होती है। संवेग के प्रकार की बात करें, 5 माह में भय आ जाता है बच्चों में। 10 माह के बच्चे में प्रेम की भावना होती है। 15 माह के बच्चों में ईर्ष्या की भावना आ जाती है। 24 माह के बच्चों में खुशी और प्रसन्नता की भावना आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था में मुख्यतः भय, क्रोध व प्रेम आदि 3 ही संवेगों का विकास होता है। तो शैशवावस्था में बच्चों में केवल भय, क्रोध और प्रेम आदि 3 ही संवेगों का विकास होता है। शिशु थोड़ी थोड़ी देर में अपने संवेगों को बदलते रहते हैं। वो कभी रोता है तो कभी हंसता है और कभी कभी दोनों का प्रकटीकरण भी साथ साथ ही करने लगता है। शैशवावस्था में अंतिम चरण में वातावरण संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। वातावरण जो होता है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने लगता है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की बात की जाए तो इस अवस्था में संवेगों में अस्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है। बालक संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। वह प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या या घृणा व प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट करने लगता है। इस अवस्था के अंतिम चरणों में वह संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो बाल्यावस्था में जो संवेगात्मक विकास होते हैं, इन अवस्था में संवेगों में अस्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है। बालक संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। वह प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या, घृणा व प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट करने लगता है। इस अवस्था के अंतिम चरणों में वह संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की बात की जाए तो किशोर किशोरियों में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग अस्थायी रूप धारण कर लेते हैं। वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। अतः सामान्यतः अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्रोध व दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति करता है। तो किशोर किशोरियों में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग जो होते हैं वह अस्थायी रूप धारण कर लेते हैं। वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। अतः वह सामान्यतः अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्रोध व दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति करता है। किशोर किशोरी की शारीरिक शक्ति की उनके संवेगों पर छाप होती है। जैसे सबल व स्वस्थ किशोर में संवेगात्मक स्थिरता व निर्बल व अस्वस्थ किशोर में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। किशोर किशोरी जो होते हैं वह अनेक बातों के बारे में चिंतित रहते हैं। उदाहरण के रूप में अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता आदि जाता है। अतः उसे अपने संवेगात्मक जीवन में वातावरण से किशोर ना तो बालक समझा अनुकूलन में कठिनाई होती है समझने में। यदि वह अपने प्रयास में असफल रहते हैं तो उसे घोर निराशा होती है। ऐसी स्थिति में वह कभी कभी घर से भाग जाते हैं या आत्महत्या तक का शिकार हो जाते हैं। तो जो किशोर किशोरी होते हैं इनको अनेक बातों के बारे में चिंतित रहते हैं। जैसे भी आप लोग हैं इस स्टेज पे, काफ़ी दिनों से भर्ती नहीं आ रही है, आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों ने बीटीसी किया, डीएलएड यानी बीएड किया, जो भी किए छात्र,
कुछ छात्र बीएड से बाहर, प्राइमरी से बाहर हो गए बीएड वाले, उसके बाद लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पैसा भी लगाया लेकिन अभी भी वो बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं। तो इन सब से उनके मन में बारे में चिंतित रहते हैं, अपने कैरियर के प्रति चिंतित रहते हैं, अपने शरीर के बनावट आकृति के प्रति चिंतित रहते हैं, स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहते हैं, सम्मान के प्रति चिंतित रहते हैं, धन के लिए आप लोग परेशान रहते हैं, सब लोग धन के लिए कि कमाएंगे, इतना दिन हम लोगों ने पढ़ के मेहनत किया, कब तक हमको नौकरी मिलेगी, कब तक हमारी नौकरी लगेगी। शैक्षिक प्रगति के बारे में चिंतित रहते हैं, हमारा शैक्षिक प्रगति नहीं हो रही है, सामाजिक सफलता हमको नहीं मिल रही है। इन सब बातों पर बच्चे चिंतित रहते हैं। अपने संवेगात्मक जीवन में मात्राओं से किशोर ना तो इसको अच्छे से समझ पाते हैं और इनको बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, वो अपने प्रयास में असफल रहते हैं, उनको घोर निराशा ही मिलती रहती है। किशोरावस्था में असाधारण रूप से शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। किशोर और किशोरी दोनों में काम प्रवृत्ति इतनी तीव्र होती है जो कि उसके संज्ञात्मक व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। तो किशोरावस्था में असाधारण रूप से शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। किशोर और किशोरी दोनों में काम प्रवृत्ति इतनी तीव्र होती है जो कि उसके संवेगात्मक व्यवहार को बहुत अधिक प्रभाव डालती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इस अवस्था में किशोर किशोरियों जो काम की प्रवृत्ति होती है बहुत तीव्र हो जाती है। हाँ, उनको समझ में नहीं आता इस स्टेज में क्या करें। वो लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं, लड़के लड़कियों के प्रति आकर्षित होते हैं, उनमें काम प्रवृत्ति की उत्तेजना जागृत हो जाती है, तीव्र होती है, जो कि उसके संवेगात्मक व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव भी डालता है। तो किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर किशोरी एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। जो परिस्थिति एक अवसर पर उन्हें उल्लास से भर देती है तो वही परिस्थिति दूसरे अवसर पर उन्हें खिन्न कर देती है, यानी उदास कर देती है। तो आज का सेशन यहीं तक। मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम लोगों ने बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसा होता है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास कैसा होता है, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कैसा होता है, विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास के बारे में बात किया। पियाजे ने संवेगात्मक विकास के जो अपने 4 स्टेजेस दिए थे और उनमें भी कई उप स्टेजेस दी थी, उसको भी हम लोगों ने पढ़ा। तो यह जो आप लोग पढ़ रहे हैं मैंने आपको ऊपर पहले क्लासेस में बताया भी है, एक बार मैं फिर आपको फिर से बता देता हूँ। यह आपकी जो डीएलएड की बुक होती है, आपकी डीएलएड की लगभग 8 बुकें हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 3 बुक हो गई, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में 2 बुक, उसके बाद थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में 1-1 बुक हैं। इन सब के बुकों का मैं पूरा निचोड़ आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ। हाई नोट्स देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स बनाया जा रहा है चित्रात्मक ढंग से, तो आप लोग देख ही रहे होंगे। यह नोट्स में आपको जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी इसकी क्लासेज आप लोग अभी देखते रहिए और देख से खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करिए। जब तक आप लोग खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे तब लोग आज लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। बाकी मैं रिवीजन के लिए आपको पेपर से 2-3 महीने पहले सुपर टेट के एग्जाम नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं तब तक हमारी सारी नोट्स तैयार हो जाएगी और मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम पर। तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी आपकी हिंदी की क्लास होगी जिसमें आज हम लोगों ने हिंदी में वर्णमाला को पढ़ लिया था, संधि पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पहले वर्णमाला की प्रैक्टिस कर लेंगे लगभग 70 से 80 प्रश्नों की, उसके बाद कल हम लोग संधि की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समास को पढ़ेंगे। मैं इस तरह से हिंदी आपको पढ़ाऊंगा। एक दिन मैं आपको वर्णमाला टॉपिक जैसे पूरा पढ़ा दूंगा, तो वर्णमाला टॉपिक से अब तक आपके सुपर टेट, यूपी टेट यानी जितने भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको ऐसे ही एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके सारे प्रश्नों को जो पेपर में पूछे गए हैं सॉल्व कराते हुए चलूंगा। तो इस तरह से मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग अगर 4 महीने तक बेहतरीन ढंग से हमारे साथ जुड़े रहे तो मैं बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपके करवा दूंगा। सीडीपी में तो 30 नंबर में आपका बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा, क्योंकि 30 नंबर में आपका जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, बाल विकास 30 नंबर की तैयारी में डीएलएड बुक से ही आपको तैयार करना है। और ये पूरा आप जो पढ़ रहे हैं डीएलएड बुक से ही पढ़ रहे हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे चैनल के साथ बने रहना है। तो आज के सेशन को मैं समाप्त करते हैं। शाम को हिंदी की क्लास के साथ फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।